नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा ज्योग्राफी जीएस सीरीज का 23वां लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है पेरिजी एंड अपोजी। हिंदी में इसे कहते हैं उपभू और अपभू। तो इससे पहले कि उपभू और अपभू के बारे में हम अपना लेक्चर शुरू करें, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो समय से मिलते रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चंद्रमा है अर्थात जो मून है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और उसका जो पाथ है वो सर्कुलर न होकर इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल मतलब हल्का सा खींचा हुआ है। तो इस परिक्रमा के दौरान ये होता है कि किसी समय तो वो पृथ्वी के नजदीक आ जाता है और किसी समय वो पृथ्वी से दूर चला जाता है। उप मतलब उपभू, अपभू। ये जो भू शब्द है इसका अर्थ पृथ्वी से है। ऐसे ही जो इंग्लिश में पेरिजी, अपोजी, ये जो जी है इसका तात्पर्य पृथ्वी से है। तो जिस समय वो पेरिजी की कंडीशन में होता है अर्थात उपभू की कंडीशन में होता है तो उसकी दूरी 3,55,000 किलोमीटर से 3,62,000 के आसपास रहती है। और जिस समय वो अपोजी अर्थात अपभू की स्टेज में रहता है तो 4,05,410 अथवा 4,07,000 किलोमीटर दूर रहता है। और ये जो अपभू की जो स्थिति है, इस कंडीशन में चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर इसी स्थिति में रहता है। और जब दूरी बढ़ जाती है तो पृथ्वी से देखने पे अत्यंत छोटा दिखाई देता है, माइक्रो मून हो जाता है। और जब ये पास में आ जाता है और अगर फुल मून की दशा हुई तो ये सुपर मून बन जाता है अर्थात आकार में बड़ा हो जाता है। जब कोई भी चीज हमारे पास होती है तो वो बड़ी दिखाई देती है और जब कोई भी चीज हमसे दूर चली जाती है तो वो कंपैरेटिवली छोटी दिखाई देती है, जबकि वो होती वही चीज है। चलिए आइए, ये तो हमने इसको चित्र में देखा। अब आइए इसके फैक्ट्स पर देखते हैं। Perigee and apogee refers to points in the orbit of celestial object like the moon or satellite relative to earth. Perigee और apogee दोनों एक ऐसी स्थिति है जो पृथ्वी से किसी सैटेलाइट या किसी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की दूरी का निर्धारण करते हैं। इसमें से पेरिजी क्या है? पेरिजी मतलब उपभू। जब कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, स्पेशली हम मून की स्टडी के लिए इसे पढ़ते हैं क्योंकि सर्वाधिक प्रभाव जो है पृथ्वी पर वो मून और सन, इन दो सेलेस्टियल बॉडीज का ही पड़ता है। तो पेरिजी उपभू का मतलब है इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ये पृथ्वी के सबसे नजदीक की स्थित है और डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज एट मिनिमम। पृथ्वी से इसकी दूरी सबसे कम हो जाती है। आपको चित्र में मैंने दिखाया था। ये स्थिति जो है, ये स्थिति पेरिजी की है। दूरी कम हो गई और आकार बड़ा हो गया। चलिए आगे चलते हैं। An object at perigee appears larger, brighter from Earth due to reduced distance. दूरी कम होने के कारण जो वो ऑब्जेक्ट है वो पृथ्वी से बड़ा दिखाई देता है, पृथ्वी से मतलब तुलनात्मक रूप से बड़ा दिखाई देता है। और अगर चंद्रमा की बात करें तो वो अधिक चमकीला दिखाई देगा। अगर वो चंद्रमा है और फुल मून की दशा में है तो वो फुल मून सुपर मून कहलाएगा क्योंकि आकार में बड़ा हो गया। When a full moon coincides with perigee, it is called super moon. ये जरूरी नहीं है कि हमेशा फुल मून पेरिजी में ही हो, लेकिन अगर पेरिजी के समय उपभू की दशा में फुल मून
अर्थात पूर्णिमा हुई तो वो सुपर मून कहलाएगी। अगला पॉइंट है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ इज स्ट्रॉन्गर एट पेरिजी, और उसके कारण जो टाइड्स है और ऑर्बिटल स्पीड है उस सब पर प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है? जब पेरिजी की कंडीशन है तो कोई भी सैटेलाइट या जो हमारा मून है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। जब नजदीक है तो पृथ्वी भी उस पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल डालेगी और मून भी पृथ्वी पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल डालेगा। इस समय जो टाइड्स है अर्थात जो हमारे समुद्रों में ज्वार होगा वो कंपैरेटिवली ऊंचा हो जाएगा और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो चंद्रमा की ऑर्बिटल स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। तो तभी हमने बात की थी अपने पिछले लेक्चर में कि एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं, अर्थात जब वो उपभू की दशा में आएगा तो स्पीड बढ़ी हुई होगी, फिर जैसे दूर जाएगा स्पीड कम हो जाएगी। फिर से वही चित्र है, इसमें ये जो डाटा है माइल्स में दिया हुआ है, लेकिन बात वही की जा रही है कि ये है उपभू, ये है अपभू, ये है अपोजी, ये है पेरिजी, और ये है हमारी प्यारी अर्थ, और ये है एम फॉर मून अर्थात चंदा मामा, एम फॉर मामा। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने पेरिजी को देखा, अब हम अपोजी अर्थात अपभू के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। जो कुछ हमने उपभू में कहा था उसी का बिल्कुल उल्टा अपभू में हो जाएगा। फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो वो अपभू कहलाएगा, और मैक्सिमम अर्थ से वो सर्वाधिक दूरी पे होगा, और उसके कारण क्या होगा कि ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देगा, चंद्रमा छोटा दिखाई देगा, तो उसे माइक्रोमून भी कहते हैं। और डिमर होगा मतलब चमकीला कम होगा, उसका प्रकाश कम होगा, और इस समय अगर मून फुल मून होगा तो उसे माइक्रोमून कहेंगे क्योंकि वो स्लाइटली छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, नैनो मतलब उससे भी छोटा। चलिए, ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम अर्थ इज वीकर, पृथ्वी से जो चंद्रमा पर उस समय गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा वो कमजोर होगा, उसके कारण जो ऑब्जेक्ट है मूव स्लोअर, अर्थात उसकी जो गति है चंद्रमा की वो भी कम हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया है। अब देखिए, टाइड्स आर एम्प्लीफाइड ड्यूरिंग पेरिजियन फुल मून, जब फुल मून होगा तो वैसे ही आकार में बड़ा है, पास में है, और उसको कहेंगे जो टाइड है वो एम्प्लीफाइड हो जाएगी, मतलब ज्वार और तेजी से ऊपर उठेगा। व्हेन ए फुल मून कोइंसाइड्स विद पेरिजी, जब पेरिजी के साथ उपभू के साथ फुल मून एक साथ कोइंसाइड करेगा तो वो बन जाएगा सुपर मून, बड़े आकार का, ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाएगा और स्ट्रॉन्गर टाइड्स आएंगे, समुद्र में ऊंचे ऊंचे ज्वार उठेंगे। इसको कहते हैं पेरिजियन स्प्रिंग टाइड्स, मतलब उपभू उच्च ज्वार, उपभू के कारण जो उच्च ज्वार बने उनको उपभू उच्च ज्वार कहेंगे। ये उपभू उच्च ज्वार नॉर्मल उच्च ज्वार से ज्यादा ऊंचे होंगे। ऐसे ही इसका उल्टा हो जाएगा, when full moon coincides with apogee तो स्मॉलर टाइड्स उठेंगे। ज्वार भाटा आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो एक दो दिन के बाद हम ज्वार भाटा पे भी एक लेक्चर लेने वाले हैं, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। अर्थात जब उपभू होगा तो ज्वार उठा हुआ होगा, और जब अपभू होगा तो ज्वार थोड़ा सा कम उठी हुई लहरें होंगी। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। ये क्या है? एवरेज डिस्टेंस है। एवरेज डिस्टेंस वही चीज है कि जब ज्यादा वाले डिस्टेंस और कम वाले डिस्टेंस को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा। बट दिस वेरीज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू पेरिजी एंड अपोजी। ये पेरिजी और अपोजी जब होगा तो ये दूरी कम ज्यादा होगी। एट पेरिजी मून कैन बी क्लोज एज 3,56,500,
ये देखिए 3,84,400, ये तो नॉर्मल है। और जब उपभू होगा मतलब चंद्रमा पास आ जाएगा तो 3,56,500, काफी अंतर आ गया, लगभग 30,000 किलोमीटर के आसपास नजदीक आ गया। और यही जब अपभू होगा तो 4,06,700 किलोमीटर, अर्थात 7-8 हजार किलोमीटर दूर चला गया। द वेरिएशन इन पेरिजी एंड अपोजी डिस्टेंसेस हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, ऑर्बिटल स्टेबिलिटी एंड इवन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड मून। ये जो उपभू और अपभू है ये नॉर्मल है कि हो रहा है ऑर्बिट में, चंद्रमा के ऑर्बिट में, लेकिन इससे हमको क्या फायदा है? हम क्यों इस पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? तो उसका मेन कारण यह है कि वैज्ञानिकों को इससे पढ़ने में मदद मिलती है कि चंद्रमा के ग्रेविटी का धरती पर क्या प्रभाव है, धरती की ग्रेविटी का चंद्रमा पर क्या प्रभाव है, और जो हमारी चंद्रमा की ऑर्बिट है वो कितनी स्टेबल है और स्टेबल नहीं है तो क्यों नहीं स्टेबल है, और इससे जो ग्रेविटी का जो डिफरेंस आता है उससे हम चंद्रमा की और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ पाते हैं। ये महत्व है अपोजी और पेरिजी का। अब इसके और भी कुछ इफेक्ट हैं। इफेक्ट ऑन इक्लिप्स, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है उस पर भी ये उपभू और अपभू का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? When moon is at the near apogee, मतलब जब उपभू अर्थात चंद्रमा पास है तो ये छोटा दिखाई देगा, और छोटा दिखाई देगा तो सूर्य को पूरा कवर नहीं कर पाएगा। ये समझिए ये सूर्य है और छोटा सा चंद्रमा है। अब आप बताइए ये पूरे सूर्य को कवर नहीं कर पा रहा है तो ये एक अलग तरह का ग्रहण होगा जिसमें हमको सूर्य के भीतर चंद्रमा दिखाई देगा और ये लाइट दिखाई देगी। तो एक रिंग दिखाई देगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा, छल्ले के आकार का सूर्य ग्रहण। अगर अपोजी होगा, अर्थात छोटा हो गया चंद्रमा, जैसे दूर गया छोटा हो गया, और वही अगर पेरिजी होगा अर्थात अगर चंद्रमा नजदीक आ गया तो आकार में बड़ा हो जाएगा और टोटल सोलर इक्लिप्स अर्थात पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाएगा, जहां पर सन इज फुल्ली ऑब्स्क्योर्ड, अर्थात सूर्य को चंद्रमा ने पूरी तरह से ढक लिया। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब स्पीड वेरिएशन, अभी हमने बात की कि जब गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगी। ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट स्पीड इज हाईएस्ट एट पेरिजी, जब उपभू होगा तो ऑर्बिटल ऑब्जेक्ट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, और जब अपभू होगा तो स्पीड भी लोएस्ट हो जाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के डिफरेंस के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल में जो अंतर आएगा उसके कारण जो मून है उसकी जो गति है ऑर्बिट में वो भी चेंज हो जाएगी, और जो ये गति चेंज होती है इसी को हम ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी। और ये कई चीजों को प्रभावित करता है कि जब मान लीजिए हमको चंद्रमा पर कोई मिशन भेजना है और चंद्रमा बहुत तेज गति से चल रहा है तो हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, और सैटेलाइट को कितनी देर वहां रुकना है, कितनी देर दिनों तक चक्कर काटना है, ये सब कुछ उपभू और अपभू पर कैलकुलेशन किया जाता है कि जब पास होगा तो मिशन करना आसान है, जब दूर होगा तो मिशन करना कठिन है, ज्यादा दिन लगेंगे सैटेलाइट को वहां तक, किसी स्पेसक्राफ्ट को वहां तक पहुंचाने में। तो मित्रों आज का एक छोटा सा टॉपिक था उपभू और अपभू पे, इसको हमने समाप्त किया। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह हमारा सहयोग करते रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।